प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यूपी में हो तो बात अलग होती है। प्रधानमंत्री अगर पूर्वांचल में हो तो बात बहुत अलग हो जाती है और प्रधानमंत्री अगर काशी पहुंच जाएं तो बात सबसे अलग हो जाती है, सबसे जुदा हो जाती है। नमस्ते, मैं राशिद। 5 घंटे गुजारे प्रधानमंत्री ने काशी के अंदर और काशी में 5 घंटे के दौरान एक संकेत और एक संदेश दे दिया कि यूपी में अगर कोई सबसे मजबूत चेहरा है तो वह है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का। यानी 2022 में अगर चुनावी खंड ठोका जाएगा तो योगी आदित्यनाथ के मजबूत चेहरे के साथ में ठोका जाएगा। और चंद घंटे के दौरान ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यह भी बता दिया कि आखिरकार काशी को क्या क्या मिला है और काशी को क्या क्या दिया गया और काशी को क्या क्या मिलने वाला है। यह प्रधानमंत्री की तरफ से सीधे बिल्कुल क्लियर कट में बता दिया गया। पहली तस्वीर टीवी स्क्रीन पर उतारी जाए। इन तस्वीरों के जरिए आप यह देखें कि प्रधानमंत्री ने किस तरह से रुद्राक्ष कन्वेंशन सेंटर काशी को दिया है। वो रुद्राक्ष कन्वेंशन सेंटर जहां पर 186 करोड़ की लागत आई है और इसके अलावा काशी को 1500 करोड़ से ज्यादा की सौगात मिली है। जान करके आप हैरान रह जाएंगे। इससे पहले 25 बार से ज्यादा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वाराणसी आ चुके हैं और इस दौरान लगभग 9000 करोड़ से ज्यादा की सौगात मिली है। अगर आप बनारस के रहने वाले हैं, अगर आप जौनपुर के रहने वाले हैं, आजमगढ़ के हैं, गोरखपुर के हैं, बलिया, हरदोई, देवरिया के हैं, मुगल सराय के रहने वाले हैं, तो आपको बहुत अच्छे से पता होगा कि काशी के कायाकल्प का मतलब क्या होता है। लेकिन प्रधानमंत्री ने अगर 6 बार यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ का नाम लिया, अगर प्रधानमंत्री ने यह कहा कि यूपी में योगी ने अभूतपूर्व काम किया है कोरोना की दूसरी लहर के दौरान, और अगर प्रधानमंत्री ने यह कहा कि काशी में इससे पहले लोगों ने काम करने की कोशिश नहीं की और यूपी में भी काम करने की कोशिश नहीं की क्योंकि सभी की अपनी महत्वाकांक्षाएं रहती थी, लेकिन इस बार काम हुआ है, इसका मतलब यह है, सीधे तौर पर मैं देसी भाषा में कहता हूं, वो ये कि 2022 का एजेंडा सेट है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का काशी आना परफेक्ट है। और जब परफेक्ट है तो मेरे इर्द गिर्द जितनी भी तस्वीरें चल रही हैं, काशी में मोदी हैं, लेकिन आज दक्षिणी उत्तर प्रदेश में असदुद्दीन ओवैसी भी रहे। 1.5 साल के बाद में प्रियंका गांधी लखनऊ पहुंचने वाली हैं। प्रियंका गांधी कहां पर रुकेंगी, ये सबसे बड़ा सवाल है। प्रियंका गांधी का एजेंडा क्या रहेगा और प्रियंका गांधी क्या पॉलिटिकल रिवाइवल का लॉन्च पैड कांग्रेस के लिए ढूंढ पाएंगी? वो लॉन्च पैड जो 1984 के बाद से आज तक मिला नहीं है, वो लॉन्च पैड जिसे खोजने की तलाश में आज से लगभग 4.5 साल पहले राहुल गांधी अखिलेश यादव के साथ आए थे और यूपी के लड़के का नारा दिया था। यूपी का रण सज गया है, समाजवादी पार्टी ने भी प्रदर्शन किया, लेकिन यूपी के इस रण के बीच में ये 5 सवाल हैं जो मेरे दाईं तरफ आपको नजर आ रहे हैं। 5 सवालों के इर्द गिर्द काशी से यूपी का एजेंडा सेट हो गया क्या? यूपी के रण में प्रियंका क्या कर सकेंगी? ओवैसी क्या गेम चेंजर बन पाएंगे या महज वोट कटवा बन करके रह जाएंगे? मुस्लिम वोट बैंक को साधने के लिए ओवैसी क्या क्या करने वाले हैं, ये सबसे बड़ी बात है। लेकिन हाँ, प्रधानमंत्री के बारे में एक बात कही जाती है कि कहीं भी जाते हैं रंग में रंग जाते हैं, और अगर काशी के लोग जो हर हर महादेव से किसी का भी स्वागत करते हैं, अगर अपने प्रधानमंत्री को सुन लें कि उनकी जबान पर अन्नपूर्णा का नाम आ गया है, अगर जबान पर सुन लें कि महादेव का नाम आ गया है और वो भी भोजपुरी अंदाज में, तो आप क्या कहेंगे? सुनिए। लंबे समय बाद आप सब लोगन से सीधा मुलाकात का अवसर मिलल हो। काशी के सभी लोगन के प्रणाम। हम समस्त लोग के दुख हरे वाले भोलेनाथ माता अन्नपूर्णा के चरण में भी शीश झुकावत है। प्रधानमंत्री के बारे में एक बात कही जाती है कि बिल्कुल दिल जीत लेते हैं, लेकिन मैंने क्यों ये कहा है कि अपने संबोधन में, अपने भाषण में 6000 लोगों के सामने जब स्पीच दे रहे थे प्रधानमंत्री, तो 6 बार यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ का नाम लिया है। कैसे? देखिए। कौन से विकास कार्यों की चर्चा करूं, कौन से कार्यों की चर्चा छोड़ दूं, ये सब योगी जी के नेतृत्व और यूपी सरकार की कार्यनिष्ठा का कमाल है। आज योगी जी खुद कड़ी मेहनत कर रहे हैं। कैसे योगी जी लगातार यहां आते हैं, एक एक विकास योजना की समीक्षा करते हैं, खुद ऊर्जा लगाकर कामों को गति देते हैं। ऐसी ही मेहनत ये पूरे प्रदेश के लिए करते हैं।
आज यूपी में कानून का राज है, माफिया राज और आतंकवाद जो कभी बेकाबू हो रहे थे, उन पर अब कानून का शिकंजा है। आज यूपी कोरोना की सबसे ज्यादा टेस्टिंग करने वाला राज्य है। आज यूपी पूरे देश में सबसे ज्यादा वैक्सीनेशन करने वाला राज्य है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी काशी पहुंचे, लेकिन यहां पर सवाल यह बनता है कि काशी के दौरे से अगर 5 घंटा प्रधानमंत्री रहे हैं, क्या यह माना जाए कि यह चुनाव का शंखनाद है? जब चुनाव का शंखनाद हुआ तो असदुद्दीन ओवैसी को लगाई मिर्ची। समाजवादी पार्टी ने क्या कहा है, AIMIM का पॉलिटिकल टेक क्या है, रिएक्शन क्या है, देखिए। ये बड़े ही दुख की और अफसोस की बात है और बड़ा ताज्जुब भी हो रहा है कि देश के प्रधानमंत्री हैं और उत्तर प्रदेश की जनता की तकलीफ़, उनकी मौत, उनकी बेबसी से इतना डिस्कनेक्ट हैं देश के प्रधानमंत्री कि आज बजाय वो हकीकत का इकरार करते और वो ये कहते कि उत्तर प्रदेश की सरकार और नरेंद्र मोदी की दिल्ली की सरकार कोविड के सेकेंड वेव में देश की जनता को उनकी जान बचाने के लिए हम नाकाम साबित हुए। माननीय प्रधानमंत्री जी, आप काशी में थे और प्रधानमंत्री जी जहां भी जाते हैं अलग अलग रोल में अपने आप को ढाल लेते हैं। आज शायद प्रधानमंत्री जी धृतराष्ट्र की भूमिका में थे। जिस प्रदेश में महिलाओं का चीरहरण हो रहा हो योगी जी के नेतृत्व में, वहां महिला सशक्तिकरण की बात कर रहे हैं। जिस प्रदेश में पंचायत चुनाव में पुलिस मार खा रही हो, लोग हथगोले बम कट्टा लेकर के आए हों, पुलिस खुद स्वीकार कर रही हो, जहां पत्रकार पिट रहे हों, जहां विपक्ष के प्रत्याशी उठा लिए गए हों, उनके पर्चे फाड़ दिए गए हों, वहां कह रहे हैं कि राम राज्य है। अब 8 तस्वीर और उनकी तासीर के जरिए आप ये समझिए कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दौरे में क्या खास रहा। एयरपोर्ट पर जब स्वागत किया गया, BHU में पहुंचे, अस्पताल का लोकार्पण किया, डॉक्टर से सीधा संवाद प्रधानमंत्री ने किया, कई प्रोजेक्ट का शिलान्यास लोकार्पण किया, जनता को सीधे संबोधित किया। और जैसा कि मैंने कहा अपने संबोधन में 6 बार यूपी के CM योगी आदित्यनाथ की तारीफ करना, रुद्राक्ष कन्वेंशन सेंटर जिसका सभी को इंतजार था और रुद्राक्ष का पौधा भी लगाया है। डिबेट को ओपन कर देते हैं हम। संजय चौधरी प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी, शर्वेंद्र सिंह प्रवक्ता समाजवादी पार्टी, कृष्णकांत पांडे प्रवक्ता कांग्रेस के हमारे साथ में हैं और मुशीर चौधरी AIMIM के नेता भी मेरे साथ में जुड़े हुए हैं। लेकिन शर्वेंद्र सिंह जी, मेरा पहला सवाल आपसे है, आपको क्यों ये लगता है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिहाज से कि प्रधानमंत्री जो है वो धृतराष्ट्र है, आपको क्यों लगता है? देखिए, मैंने अपने साथी का जो इन्होंने कमेंट करा, मेरे ख्याल से सुनील साजन थे, तो उन्होंने बिल्कुल सही बात कही। उन्होंने कहा कि धृतराष्ट्र का इन्होंने रोल मतलब एक तरह से धृतराष्ट्र का रोल ये निभा रहे हैं। शर्वेंद्र जी, माफ कीजिएगा, अगर आप लोगों के वक्त में स्कैम होता था, आपके वक्त में महिलाओं पर अत्याचार होता था, अगर आपके वक्त में घोटाले हो रहे थे, एंकर हैं, अगर आप एंकर हैं तो मेरी 2 मिनट मेरी बात खत्म होनी थी कि मैं तो ठीक है अपनी बात पूरी करें। मतलब मैं तो अभी मुश्किल से 10 या 15 सेकंड हुए, आपने तो मेरी बात अभी से ही काट दी। बताइए। मैंने कहा अपनी बात पूरी कर लीजिए ना। हाँ, मैं ये कह रहा हूँ कि सुनील साजन जी ने जो बात कही, धृतराष्ट्र के रोल में प्रधानमंत्री जी आज थे, तो जहाँ महिलाओं के अगेंस्ट इतना अत्याचार हो रहा है, हाँ। वहाँ बिल्कुल मतलब ये महिला सशक्तिकरण की अगर बात कर रहे हैं, लॉ एंड ऑर्डर का इतना बुरा हाल है, हर रोज आए दिन रेप हो रहे हैं, तो ये तो बिल्कुल धृतराष्ट्र का रोल है। ये तो अनदेखा कर रहे हैं सब चीज को। और दूसरी चीज, चुनाव आ रहा है तो इनको बनारस की याद आ रही है। जब कोविड का सेकेंड वेव था, जब इतनी बुरी महामारी चल रही थी, सेकेंड वेव में हर रोज हजारों लोग बनारस में मर रहे थे। हाँ। बेड की कमी थी, ऑक्सीजन की कमी थी, ऑक्सीजन सिलेंडर्स की कमी थी, वेंटिलेटर्स की कमी थी। दिग्गज लोग बनारस के एक तरह से अपील कर रहे थे प्रधानमंत्री को। तब इनको बनारस की याद नहीं आई। मैं पूछना चाहता हूँ भाजपा के प्रवक्ता से, तब प्रधानमंत्री जी कहाँ थे? संजय चौधरी जी, रिबट करने के लिए आप बीच में आ सकते हैं। यहाँ पर शर्वेंद्र सिंह जो समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता हैं, उनका ये कहना है कि मेरी आवाज़ का एको कम किया जाए, साउंड इंजीनियर जो भी हैं, मेरी आवाज़ का एको ठीक किया जाए। संजय चौधरी जी,
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को काशी की याद तब आई है जब चुनाव का वक्त धीरे धीरे नजदीक आ रहा है। शर्वेंद्र सिंह का यह कहना है कि कोरोना की दूसरी लहर के दौरान प्रधानमंत्री आखिरकार क्यों नहीं आए, काशी की सुध क्यों नहीं ली, जब लोग वेंटिलेटर पर दम तोड़ रहे थे तब सुध क्यों नहीं ली। और इनके अपने जो बड़े नेता हैं सुनील सिंह साजन, उनका यह कहना है कि तब प्रधानमंत्री धृतराष्ट्र बने हुए थे। जवाब दें। तो मैं आपको बता दूं, हमारे मित्र कह रहे थे कि काशी में हर रोज हजारों आदमी मर रहे थे। जरा वो डेट और मंथ जरा बताइएगा जिस दिन काशी में 1000 आदमी मरा हो। शर्वेंद्र सिंह, तारीख बताइए, काशी में किस दिन 1000 आदमी मरे? मैंने ये नहीं कहा कि एक मिनट सुन लीजिए। सबसे पहले तो सब पूरी दुनिया जानती है कि आप लोगों के सुन लीजिए। अच्छा, एक मिनट रुक जाइए, एक काम कर लेते हैं संजय जी, आप जवाब ले लीजिए। संजय जी, आप जवाब ले लें। 15 अप्रैल से लेके लगभग 30 मई तक लगभग 1.5 महीने बहुत लोगों की मौत हुई है, वो तो पूरी दुनिया जानती है। लखनऊ में जो शमशान घाटे भरे हुए थे, जो आपकी अर्बन सेंटर्स है, जो आपके सेकंड टियर सिटीज हैं, आपके 3 टियर सिटीज हैं, उनके शमशान घाट भरे हुए थे। लगातार टीवी स्क्रीन पर बने हुए हैं। ये तो सभी जानते हैं कि आपके जो सरकारी आंकड़े जो आप देते थे वो तो बहुत लोग थे। आप जो सरकारी आंकड़े जो देते थे वो तो बहुत ही कम थे। और उस मतलब जो आपके सरकारी आंकड़े थे वो रियलिटी से तो बिल्कुल ही अलग थे। ये तो सब जानते हैं। आप इस बात को डिनाई करेंगे? अब आप रुक जाएं। संजय चौधरी जी, गंगा किनारे जो सारी बॉडी जो दफनाई गई थी, ठीक है। शर्वेंद्र जी, एक बार फिर से मैं वापस क्रॉस रिबेटल लेकर के चलना चाहूंगा, क्योंकि उसके बाद डिबेट ओपन टू ऑल रहेगी। बाकी भी पांडे जी को भी लेकर के आएंगे, मुशीर चौधरी को भी लेकर के आएंगे। शर्वेंद्र जी, एक मिनट रुक जाइए आप। संजय चौधरी जी, जितनी भी बातें शर्वेंद्र कह रहे हैं, आप पहले तो उसका जवाब दें। और विपक्षी ये भी कहने में लगे हुए हैं कि भाई इलेक्शन के वक्त में काशी का कायाकल्प करने के लिए तो आप लोग हैं, लेकिन 8,900 करोड़ का इससे पहले का जो प्रोजेक्ट पेंडिंग है उसका क्या किया जाएगा, उसे लेकर के आप लोग क्या फैसला करने वाले हैं। और दूसरी बात यह है कि अगर यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ का 6 बार नाम लिया है, क्या ये माना जाए कि प्रधानमंत्री यूपी के सीएम को और मजबूत करके गए हैं? चौधरी जी, देखिए, मैं इनसे बात करूंगा कि भाई बहस जो कीजिए वो सच कीजिए, झूठ मत बोलिए। ऐसे आप जब झूठ बोलते हैं ना तो झूठ बोलने का तो आप ऐसे जब बोल जाते हैं, आपको भारत सुन रहा है, आप अपने राजनीतिक पार्टी का 10,000 वोट बाहर मर रहे हैं, लोगों की बॉडी। सच ये है कि कोरोना को लेकर उत्तर प्रदेश की सरकार ने उत्तर प्रदेश में जो कि देश का सबसे बड़ा कोई अपनी परिजन को क्या कोई शौक से दफनाता है गंगा किनारे? मेरी बात सुनिएगा, जितने भी गेस्ट हैं आप अभी मेरी बात सुनिएगा, क्योंकि डिबेट की स्टार्टिंग है, मुझे चीख चिल्लाहट नहीं चाहिए। मैं बार बार एक ही बात कहता हूं कि ओवरलैपिंग अगर नहीं करेंगे ज्यादा अच्छा रहेगा, ज्यादा बेहतर होगा। एक एक करके अगर अपनी बात कहेंगे ज्यादा अच्छा रहेगा। शर्वेंद्र जी आप भी, संजय चौधरी जी आप भी, सर्वेंद्र जी आप भी, और संजय चौधरी जी आप भी, एक एक करके अगर बात करेंगे। संजय जी, एक एक करके हम बात करेंगे। आपको जानकारी होगी 25 दिनों के अंदर 50 जिलों का दौरा किया है, बरसात में भी निकले हैं और कटपती हुई धूप में भी निकले हैं। ठीक है, आप मैं चुनौती देता हूं मेरे दोस्त, उत्तर प्रदेश के एक राजनेता का नाम बता दो जो उत्तर प्रदेश में जितने जिलों का दौरा योगी जी ने किया है। अब एक काम कर लेते हैं, आप दोनों ने शुरुआत में अपनी बात कर दी है, बाकी भी जितने डिग्निटरीज हैं उन्हें लेकर के आते हैं। सर्वेंद्र जी आपके पास में आएंगे, कृष्णकांत पांडे जी के पास भी चलते हैं। आपने रिप्रेजेंट कर लिया है। हाँ चौधरी जी, ठीक है, पूरी 1 घंटे की डिबेट है, बहुत अग्रेसिव अंदाज में चलेंगे, आक्रामक अंदाज में चलेंगे। चौधरी जी, अरे चौधरी जी, सविनय निवेदन है, 1 मिनट के लिए रुक जाएं, मैं दोबारा आपके पास आता हूं। कृष्णकांत पांडे जी को भी लेकर के आना जरूरी है। पांडे जी, भोजपुरी अंदाज में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बोले, लंबे समय बाद आप सब लोगन से सीधी मुलाकात का अवसर मिलल हो, काशी के सभी लोगन के प्रणाम, समस्त लोग के दुख हरे वाले भोलेनाथ, माता अन्नपूर्णा के चरण में भी शीश झुकावत आई। 1.5 साल के बाद में प्रियंका गांधी भी जा रही हैं। प्रियंका गांधी भी क्या यूपी की सरजमी पर जाकर के भोजपुरी बोलेंगी? प्रियंका गांधी उत्तर प्रदेश से ही है, भोजपुरी बोले भोजपुरी न बोले, वह जनता को छलने का काम तो नहीं ही कर सकती है। एक और चीज प्रधानमंत्री जी ने बोला जिसका जिक्र आपने नहीं किया, या जानबूझ के न किए हो या न सुन पाए हो। प्रधानमंत्री का भाषण, प्रधानमंत्री पांडे जी, जानबूझ का मतलब क्या है? मैं तो एक बहुत न्यूट्रल जर्नलिस्ट हूँ ना, मैं तो हर बात कर रहा हूँ। देखिए ना, ग्राफिकल इनपुट में भी मैं सारी चीजें दिखा रहा हूँ। राशिद जी, नाराज होने की जरूरत नहीं है।
कभी कभी कुछ चीजें अरे आप बड़े भाई हैं, मैं आपसे नाराज थोड़ी होऊंगा। आप बड़े भाई हैं, आपको नमन है, आप मेरे आदरणीय हैं, आप मेरे गेस्ट हैं, आपसे नाराज थोड़ी होऊंगा। आप एक सम्मानित चैनल के हेड हैं, मैं आपका सम्मान करता हूं। प्रधानमंत्री जी ने एक बात कहा कि आज रुद्राक्ष काशी ने धारण कर लिया। मैं भी सुन रहा था, काशी ने आज रुद्राक्ष धारण कर लिया। ये प्रधानमंत्री जी का वक्तव्य लास्ट मोमेंट का था, अगर आप देखेंगे तो मिल जाएगा। मैं यह जानना चाहता हूं आपके चैनल के माध्यम से, प्रधानमंत्री जी से, मुख्यमंत्री जी से, भाजपा के साथी भी बैठे हुए हैं, कि जो आदि और अनादि काल से बन काशी है, काशी आज की तो है नहीं, इसको तो हर कोई जानेगा, और काशी केवल देश की ही नहीं ख्याति प्राप्त शहर या जगह है, यह दुनिया में जानी जाती है। और हिंदुस्तान के सांस्कृतिक विरासत के साथ साथ, जहां तक मेरा मानना है, आप भी इसको मानेंगे कि दुनिया में अगर कहा जाए कि धार्मिक राजधानी कहाँ है, तो कहा जाएगा कि काशी है। यहाँ कण कण में भगवान शिव बसते। रुद्राक्ष का अर्थ भी बताया जा रहा था, सही है, रुद्राक्ष का अर्थ भगवान शिव की आंख से जो निकला हुआ है उसी को रुद्राक्ष हम कहते हैं। तो रुद्राक्ष को काशी ने आज धारण किया। नहीं, समझिएगा क्या होता है ना पांडे जी आप तो बहुत सीजन पॉलिटिशियन हैं, आप आज के तो जानकार हैं नहीं, लेकिन कई बार क्या होता है, संवाद जो होता है, यूपी का जो संवाद होता है ना, सिंबोलिज्म के लिहाज से भी होता है। प्रधानमंत्री ने अपने आधी बात तो बोल दी, लेकिन उसके ठीक पहले प्रधानमंत्री ने यह कहा कि काशी यानी साक्षात शिव, चूंकि शिव के त्रिशूल पर बसी हुई नगरी है काशी। प्रधानमंत्री ने कहा कि काशी यानी साक्षात शिव, और शिव ने आज रुद्राक्ष धारण कर लिया। अगर इतना बड़ा कन्वेंशन सेंटर बन रहा है सिंबॉलिक लिहाज से, अगर प्रधानमंत्री ये कहते हैं, पांडे जी इसमें दिक्कत क्या है, क्या दिक्कत है? राशिद जी आज बड़ी उम्मीद थी काशी के लिए, अगर उन्होंने कुछ किया तो स्वागत है। अगर कोई भी सरकार अच्छा काम करेगी तो हम स्वागत करेंगे, अगर अच्छा काम नहीं करेगी, देश की तमाम फैक्ट्री, तमाम चीजें बेचने का काम कर रहे हैं, उसका हम विरोध करेंगे, निश्चित रूप से विरोध करेंगे। ठीक है। आज हमको उम्मीद थी कि राजन मिश्रा जी, जो काशी के गौरव और अंतर्राष्ट्रीय ख्याति के व्यक्ति, राजन मिश्रा जी हर कोई जानता है, ऑक्सीजन की कमी से जिनकी मृत्यु होती है, उनकी डेड बॉडी दिखाने के लिए संभवतः उनकी अपनी बेटी से कुछ धन की डिमांड की जाती है। मुझे लगता है आज आपके सवाल आपके पॉइंट ऑफ व्यू से जायज हैं, जिसे मैं संजय चौधरी जी के पास में लेकर के जाऊंगा, लेकिन मुशीर चौधरी को भी बीच में लाना बहुत जरूरी है। AIMIM के नेता है मुशीर चौधरी। मुशीर जी, काशी एक सिंबल है पूरे उत्तर प्रदेश के लिए, बल्कि पूरे भारत के लिए। काशी एक ऐसा संकेत है जिसके जरिए प्रधानमंत्री ने बहुत चीजें कही। काशी के बारे में एक बात कहते हैं कि जिसने काशी जीता, काशी का दिल जीता, समझ लो कि पूर्वांचल उसका हो जाता है। पूर्वांचल को गढ़ने के लिए, पूर्वांचल को साधने के लिए असदुद्दीन ओवैसी क्या करेंगे? और मेरा सीधा सवाल है, क्या इतनी हिम्मत कर पाएंगे कि वाराणसी से सीधे तौर पर चुनाव लड़ लें? बिल्कुल सर, अभी पिछले वक्त में आपने देखा कि पूरा पूर्वांचल का दौरा किया, वहाँ के हालात आपने देखे कि वहाँ आवाम के अंदर किस तरीके के जज्बात और किस तरीके की असदुद्दीन मोहब्बत है। और इंशाल्लाह असदुद्दीन ओवैसी साहब, इंशाल्लाह हम अब बनारस से भी लड़ाएंगे, और जो बाकी जो हमारे दल हैं, जो हमारे प्रदेश अध्यक्ष हैं, वो इस चीज पर देख रहे हैं कि कहाँ पर कौन बेहतर रहेगा। हाईकमान इस चीज का फैसला लेगी। यानी आप जो है एक, चूंकि जो पश्चिमी उत्तर प्रदेश का जो दौरा रहा असदुद्दीन ओवैसी का, आप उसी में असदुद्दीन ओवैसी के साथ में रहे, और मुशीर चौधरी का ये कहना है कि अगर जरूरत पड़ेगी तो काशी से असदुद्दीन ओवैसी भी चुनाव लड़ेंगे। सर्वेंद्र जी आपके पास वापस आते हुए, एक मिनट रुक जाइए, एक मिनट रुक जाइए। हाईकमान तय करेगा। हाईकमान कौन है? अरे असदुद्दीन ओवैसी, अकबरुद्दीन ओवैसी जैसे लोग। हाईकमान और क्या होता है? अब हाईकमान कूटनीतिक लिहाज से कुछ अगर आप कहने में लगे हैं तो बात सर्वेंद्र जी को लेकर के आता हूं। सर्वेंद्र जी बड़े वाकपटु प्रवक्ता मुझे मिले हैं, और बहुत ही तथ्यों के साथ में बोलते हैं और अग्रेशन के साथ में बोलते हैं, मुझे अच्छा लगा। सर्वेंद्र जी, प्रधानमंत्री ने विपक्ष से लगभग सवालिया अंदाज में एक बात कही, यूपी ने वो दौर भी देखा है जब दिमागी बुखार का सामना करने में कितनी मुश्किलें आती थी। प्रधानमंत्री ने कहा कि पहले संसाधनों की कमी और इच्छा शक्ति के अभाव में छोटे छोटे संकट भी विकराल हो जाते थे। यानी आप लोगों पर सीधा सवाल उठाया गया है, अब रिबट करें आप। मैं आपकी बात का जवाब देने के पहले भाजपा के हमारे जो मित्र हैं, उन्होंने कहा कि और किसी राजनेता का नाम बताइए जो कोविड के दौर पे निकले थे, तो और दूसरे पार्टी के नेताओं का की जवाबदारी तो मेरी नहीं है, लेकिन अखिलेश जी जैसे ही निकले हैं वैसे ही आपने उनको विक्रमादित्य मार्ग पे उनके घर के बिल्कुल मुहारे पे आपने उनको रोक लिया, आपने उनको अरेस्ट कर लिया,
आपने उनकी गाड़ी जब्त कर ली, आपने हमारे कार्यकर्ताओं को अरेस्ट कर लिया और उनको आप कहीं दूर ले गए। तो जब आप चाहते हैं, जब आप नॉन डेमोक्रेटिक वे में अगर आप स्टेट चलाना चाहते हैं तो आप दूसरों से सरवेन जी, क्या, मैं बीच में इंटरवीन करके आपसे ही अगला सवाल करना चाहूंगा। सरवेन जी, बीच में इंटरवीन करके मैं आपसे ही अगला सवाल करना चाहूंगा। आपने कहा कि विक्रमादित्य मार्ग पर अखिलेश यादव को रोक लिया गया, लेकिन जहां तक मुझे याद है किसानों के लिए, किसानों के समर्थन में अखिलेश यादव निकले थे, न कि किसी कोरोना वॉरियर के लिए, न ही किसी हॉस्पिटल में जाने के लिए, न ही कोरोना को लेकर के कोई बहुत बड़ा संघर्ष करने के लिए। क्योंकि आप भी बहुत अच्छे से जानते हैं सर्वेंद्र भाई कि वीडियो ऑप्शन क्या होता है, फोटो ऑप क्या होता है, जहां पर आपको अपनी गिरफ्तारी देनी होती है, जहां पर आपको गाड़ी में भर करके ले जाया जाता है, इस तरह की राजनीति क्या होती है हमें बहुत अच्छे से पता है। किसी कोरोना वॉरियर के लिए अखिलेश नहीं निकले थे, वो निकले थे किसानों के लिए, किसानों के समर्थन में अपने आप को खड़ा दिखाने के लिए। का मतलब है कि आप दूसरे राजनेताओं का तो आप मूवमेंट आप रिस्ट्रिक्ट कर रहे हैं, आप फ्रीडम ऑफ मूवमेंट नहीं दे रहे हैं किसी राजनेताओं को। और जहां तक कोविड रिलीफ की बात है, हमारे हर डिस्ट्रिक्ट यूनिट में, हमारे हर डिस्ट्रिक्ट कमेटी ने एक कोविड रिलीफ सेंटर हर तहसील लेवल पे, ब्लॉक लेवल पे, विधानसभा लेवल पे रखा था। तो ये आप हमको गलत क्वेश्चन नहीं कर सकते कि हम लोगों ने कोई मदद नहीं करी। जितना रोल एक ऑपोजिशन, एक रिस्पॉन्सिबल ऑपोजिशन प्ले कर सकता है ऐसे समय पे, हमने उससे ज्यादा ही करा था। और ये मैं कोई एहसान के तरीके की बात नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि ये हमारी जिम्मेदारी। अब आप रुक जाएं सरवेन जी, अब आप रुक जाएं। संजय चौधरी जी शायद आपकी बात का जवाब देंगे ठीक तरीके से। संजय जी, आपका बीच में आना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता का ये कहना है कि आप लोग इंडिपेंडेंटली किसी भी नेता को निकलने नहीं दे रहे हैं, बंदिशों में बांध करके रखा है। क्या अखिलेश को नजरबंद कर लिया क्या आप लोगों ने? नहीं, अगर हम लोग किसी नेता को नहीं निकलने दे रहे थे तो मेरे दोस्त कह रहे थे कि उनकी पार्टी के कुछ नेता जिलों में निकले थे, तो फिर वो कैसे निकल आए? अगर आप भीड़ बनाकर, लंबा सा लश्कर लेकर केवल राजनीतिक लाभ के लिए निकलेंगे तो आप तो प्रोटोकॉल का उल्लंघन कर रहे हैं। निश्चित रूप से कोई भी व्यक्ति किसी भी सहायता के लिए, किसी को देखने के लिए, किसी की मदद करने के लिए जो भी जहां भी गया, उसको कहीं रोका नहीं गया। लेकिन इसके बाद भी उत्तर प्रदेश में विपक्ष के नेता तो दिखे नहीं। अच्छा, क्यों नहीं दिखे? इसके पीछे आप मूलभूत कारण जानिए कि ये सारे के सारे जो राजनीतिक दल है ना, ये पारिवारिक दल हैं। इनमें जैसे पारिवारिक दल कैसे हैं? अरे मेरी बात सुन लो, मेरी बात सुनो मेरे भाई, पांडे जी एक बार सुन लेते हैं, उसके बाद मैं आपके पास भी आ रहा हूँ। प्रियंका गांधी को लेकर के यूपी का प्लान प्रियंका क्या है, इसे लेकर आपसे सवाल करूंगा। संजय जी को एक बार बोल लेने दें। ओवरलैपिंग नहीं, मुझे किसी भी तरह से अपनी डिबेट में कोई ड्रामा नहीं, ओवरलैपिंग नहीं, टीआरपी के लिए चिकचिलाहट नहीं चाहिए। एक एक करके हर डिग्निटी बोलेगा। आप सभी मेरे लिए बराबर का सम्मान रखते हैं, चाहे वो संजय जी हो, चाहे पांडे जी हो, सर्वेंद्र जी हो, मुशीर चौधरी राजनीति करते हैं। पांडे जी रुक जाइए। जानते हैं पांडे जी, जहां पर विचारों का दिवालियापन होता है, जहां पर आदर्शों की बैंक्रप्सी होती है, वहां पर आवाज तेज होती है, वहां पर चिकचिलाहट होती है। चिकचिलाहट बिल्कुल भी नहीं। जहां पर आप चिकचिलाहट करेंगे वहां पर मैं रोक लूंगा, जहां पर चिकचिलाहट करेंगे वहां पर मैं रोक लूंगा। मैं सर्वेंद्र जी को फिर बीच में लेकर के आ जाऊंगा जहां भी चिकचिलाहट होगी। सर्वेंद्र जी, प्रधानमंत्री ने काशी में एक और बात बोली। उन्होंने कहा यूपी में पहले दर्जन भर मेडिकल कॉलेज थे, अब 4 गुना बढ़ गए हैं। 550 ऑक्सीजन प्लांट बनाने का काम तेजी से चल रहा है। और किसान, कलाकार, साहित्यकार, पूर्वांचल, बुंदेलखंड, गोरखपुर लिंक, गंगा एक्सप्रेसवे, इन सभी की बात प्रधानमंत्री ने की है। अब क्यों इन सब के बावजूद भी आप लोगों को प्रधानमंत्री धृतराष्ट्र क्यों नजर आई, ये समझ में नहीं आया? क्योंकि वो गलत बात कहते हैं। जो चीज सही बात है वो चीज देखना नहीं चाहते हैं। आपने मेडिकल कॉलेजेस की बात करी, जितने कोविड हॉस्पिटल्स इवेंचुअली बनाए गए, हालांकि हम लोग की मांग थी, जब सेकेंड वेव बिल्कुल तबाही मचाने लगी थी, तब हमारी एक मांग थी कि आप जितने हॉस्पिटल्स हैं, जैसे आपका जो लखनऊ का कैंसर हॉस्पिटल है, जो अखिलेश जी के टाइम पे बना था, वो आप तुरंत कोविड के लिए आप उसको खोल दीजिए। आज जितनी एम्बुलेंसेज चली हैं, जितने हॉस्पिटल, कोविड हॉस्पिटल बनाए गए हैं, जहां कोविड का रिलीफ प्रोवाइड हुआ है, वो 90% समाजवादी पार्टी सरकार के समय पे बने थे। दूसरी, आपने गंगा एक्सप्रेसवे, पूर्वांचल एक्सप्रेस की आप बात कर रहे हैं, मुझे आप ये बताइए क्या वो एक्सप्रेसवे तैयार हो गए क्या? क्योंकि बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे, गोरखपुर लिंक एक्सप्रेसवे, गंगा एक्सप्रेसवे, इन सब पर संजय जी आप क्या बोलेंगे? क्या ये सिर्फ इवेंट मैनेजमेंट है? सर्वेंद्र जी का ये कहना है कि ये तैयार हुए क्या? प्रधानमंत्री को फिर अगर तैयार नहीं हुए या तैयार नहीं होने वाले हैं तो प्रधानमंत्री को इसका नाम नहीं लेना चाहिए था। संजय जी आए बीच में। देखिए, इनके जो सवाल की जो फहरिस्त है ना, मैं शुरू से इनके सवाल का जवाब देता हूं। ये कह रहे हैं कि
मेथड आप बदलिए। मैं कहता हूं आप आउटपुट देखिए। देखिए बेसिक समस्या का समाधान ही तो बेसिक है। ठीक है। समस्या सुलझी के नहीं सुलझी और सबसे जल्दी सुलझी के नहीं सुलझी। आप कहते हैं कि ऐसे नहीं ऐसे ट्रीटमेंट करना चाहिए। ट्रीटमेंट एंड डायग्नोसिस ये साथ साथ चलता रहता है। हमने कोरोना में आप सारे राज्यों को देखिए, उत्तर प्रदेश की तुलना मैं कहता हूं ना, आप महाराष्ट्र से करो, कर्नाटक से करो, आप केरल से करो, आप दिल्ली से करो, आप ये पाएंगे कि जो डेथ रेट है वो उत्तर प्रदेश में सबसे कम है। आज उत्तर प्रदेश में जितने संक्रमित मरीज हैं 1428, उससे ज्यादा 1,21,000 पेशेंट आज महाराष्ट्र में है। मेरे भाई, इस सच्चाई से मुंह मत मोड़ो। जो आउटपुट है ना उस पर ध्यान दो। आप मेथड, ये मेथड नहीं ये मेथड होना चाहिए, हमने करके दिखाया है ना भाई। मापा तो वही जाएगा जो आउटपुट आएगा। तो आप इनपुट में ये नहीं आप ये दो, आप आउटपुट देखो कि परिणाम क्या निकला। जो परिणाम निकला है वो कोरोना में उत्तर प्रदेश में कृष्णकांत पांडे जी भी बीच में आना चाहते हैं क्या होने के बाद सबसे संजय जी। के साथ। ठीक है चौधरी जी। अब कृष्णकांत पांडे जी एक बार फिर से आना चाहते हैं बीच में। पांडे जी, प्रधानमंत्री ने जो काशी तो साक्षात शिव है ये तो कहा ही। प्रधानमंत्री ने कहा कि पिछले 7 सालों से विकास परियोजनाओं के जरिए काशी का श्रृंगार किया जा रहा है। हालांकि जब श्रृंगार की बात आती है ना तो यूपी में त्रिपुंडधारी भी आते हैं, जब श्रृंगार की बात आती है तो यूपी में जनेऊधारी भी आते हैं। क्या आप लोग प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब काशी में होते हैं या जब केदार में होते हैं, वहीं से आप लोग अपना आइडियोलॉजिकल एक तरीके से इंस्पिरेशन लेकर के कभी जनेऊधारी बन जाते हैं राहुल गांधी, कभी त्रिपुंडधारी बन जाते हैं राहुल गांधी, और कभी इसी तरीके से प्रियंका गांधी भी पता ये चलता है कि आचमन के लिए पहुंच गई, यूपी आ रही हैं, त्रिपुंडधारी बनेंगी, आचमन वाली बनेंगी, काशी जाएंगी, अयोध्या जाएंगी, कहाँ जाने वाली हैं? फिलहाल मोदी जी के बनारस दौरे पे आज जिक्र हो रहा है, कर लीजिए। राहुल गांधी जी को जनेऊधारी बनने की जरूरत नहीं है, वो पैदाइशी जनेऊधारी हैं, उनको जनेऊधारी बनने की जरूरत नहीं है। देखिए संजय जी को बड़ा आनंद आ रहा है, संजय जी को बड़ा आनंद आ रहा है, संजय जी ठहाके लगा रहे हैं, ऐसा लग रहा है कि कोई जोक मिल गया हो। अरे भाई राशिद जी सुन तो लीजिए पूरी बात ताकि वो भी सुन सके। भारतीय जनता पार्टी के जो तत्काल अगर पूछा जाए जो इनके तथाकथित बड़े नेता है कि जनेऊ में कै धागे होते हैं, बता दे तो मैं बताऊं। संजय जी जनेऊ में कितने धागे होते हैं? बता दे तो मैं बताऊं। संजय जी जनेऊ में कितने धागे होते हैं? गांधी बता देंगे। जो आदमी जनेऊ केवल मौसम में पहनता हो वो बता देगा। अरे संजय जी एक बार बताइए ना, जनेऊ में कितने धागे होते हैं? हम नहीं कर रहे, आप कर रहे हो, आप बता रहे हो। ठीक है पता है ना। अरे मेरे भाई आपको पता है तो खिलवाओ ना। ठीक है पांडे जी चौधरी जी आप रुक जाएं, उसके बाद क्योंकि मुशीर जी को बीच में लेकर के आना बहुत जरूरी है। मुशीर जी, यूपी में ये जो सिंबॉलिज्म की पॉलिटिक्स होती है ना कि प्रधानमंत्री अगर काशी में पहुंचे तो इसे एक सिंबॉलिक नजरिए से पूरे हिंदुस्तान में दिखाने की कोशिश कर दी जाती है। और अगर प्रधानमंत्री विश्वनाथ धाम पहुंच गए, अगर प्रधानमंत्री घाट पर पहुंच गए, अगर प्रधानमंत्री रुद्राक्ष कन्वेंशन सेंटर में पहुंच गए, अगर प्रधानमंत्री बीएचयू पहुंच गए या काशी की सड़क पर पहुंच गए तो फिर एक अलग तरीके का सिंबल बनाने की कोशिश की जाती है। लेकिन आप ये बताइए, आपके नेता त्रिपुंडधारी कैसे बनेंगे, आपके नेता जनेऊ वाले कैसे बनेंगे, आपके नेता अयोध्या जाने वाले कैसे बनेंगे, आपके नेता ज्ञानवापी जाने वाले कैसे बनेंगे, आपके नेता काशी जाने वाले कैसे बनेंगे? क्योंकि वो सैयद सालार मसूद गाजी की दरगाह पर तो चले गए, लेकिन इन मंदिरों में कैसे जाएंगे? देखिए, अब उनका प्रोग्राम था, आज संभल भी यहाँ पर आए, पश्चिम उत्तर प्रदेश का पूरा मुरादाबाद, डासना, गाजियाबाद, संभल दौरा करा। अब ये तो देखिए अपनी अपनी आस्था है, वो यहाँ पे भी आए, हम दलितों की बात कहते हैं, हर तरीके से पूछते हैं। नहीं मैं यूपी का रहने वाला हूँ, मैं पूर्वांचल का रहने वाला हूँ, और इसीलिए पूर्वांचल के जितने मंदिर है ना, असदुद्दीन ओवैसी को इंतजार होना चाहिए और असदुद्दीन ओवैसी को पहुँचना चाहिए, क्योंकि अयोध्या से लेकर के बनारस तक और बाकी जितने भी मंदिर हैं इन सभी को इंतजार है ओवैसी का। वो देखिए ओवैसी साहब वहां पर जब उधर उनका होगा तो वो चीज देखेंगे। अब हाँ, इस बारे में हम क्या कह सकते हैं? कॉन्फिडेंट होकर के बोलिए ना, मंदिर जाएंगे ओवैसी या मंदिर से दूरी, मंदिर से नाना?
ऐसे भाई ये तो चीज वो ही बता सकते हैं ना, मैं क्या बता सकता हूँ। ठीक है। समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता सर्वेंद्र सिंह से मेरा अगला सवाल है। सर्वेंद्र जी, आपको लगता नहीं कि अखिलेश यादव बिल्कुल पूरी तरह से चौतरफा घिरे हुए हैं? एक तरफ का घिराव जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का है, योगी आदित्यनाथ के काम का है, 4.5 साल के काम का है, परियोजनाओं का है, शिलान्यास का है, कोविड के खिलाफ जिस तरह की लड़ाई लड़ी है उसका है। एक तरफ मायावती भी हैं, असदुद्दीन ओवैसी भी हैं, ओपी राजभर भी हैं, और अब प्रियंका गांधी भी अपना खम ठोकने के लिए लखनऊ आ रही हैं। वो अलग बात है कि 1.5 साल के बाद आ रही हैं, वो अलग बात है कि ऐसी जगह पर रहेंगी जहां पर एक कांग्रेस की विरासत भी है। लेकिन अखिलेश चौतरफा घिरे हैं क्या? देखिए, डेमोक्रेटिक सेटअप में कोई भी कहीं से भी चुनाव लड़ सकता है। जो लोग हैं जो चुनाव लड़ना चाहते हैं यूपी से, उनका स्वागत है, जरूर लड़ें, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। हाँ। और अखिलेश जो लड़ाई है वो इशू बेस्ड लड़ाई है। जो फेलियर है गवर्नमेंट का, जो 4.5 साल हो गए, लगभग 5 साल अब होने के हैं, जो फेलियर है गवर्नमेंट के, बड़े आउट एंड आउट फेलियर हैं, उसके खिलाफ लड़ाई है। वो इश्यूज जो हैं, जो दिक्कतें आज लोगों के सामने हैं, उनके खिलाफ लड़ाई है इनकी। तो हम इस हिसाब से नहीं देख रहे कि एक तरफ प्रियंका जी हैं, एक तरफ योगी जी हैं, एक तरफ ये है, एक तरफ वो हैं। हमारी इशू बेस्ड लड़ाई है, मुद्दों की लड़ाई है हमारी। अब कहते हैं कि इशू बेस्ड लड़ाई है, लेकिन प्रधानमंत्री ने ये कहा कि 4.5 साल में यूपी का वो कायाकल्प हुआ है जो पिछले कई दशकों में नहीं हुआ। ये प्रधानमंत्री ने अपनी तरफ से कहा है। वो ये थोड़ी ना कहेंगे कि योगी बिल्कुल फेलियर है। आप बताइए, वो क्या अच्छा ये बता दीजिए, अच्छा ये बता दीजिए, शुरुआत में आपने ये कहा, शुरुआत में आपने इस तरह के संकेत देने की कोशिश की कि काशी अगर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गए हैं तो इस दौरे को चुनावी ही माना जाना चाहिए। अब मैं ये जानना चाहूंगा कि पिछले 4.5 साल में काशी कितनी बार, पिछले 4.5 साल में काशी कितनी बार अखिलेश यादव गए हैं? आजमगढ़ अपना क्षेत्र है, अपना चुनावी क्षेत्र है, कितनी बार गए हैं? मैं आपसे पूछता हूँ, चलिए कि अभी 6 महीने पहले ये मतलब चुनाव के 6 महीने पहले माननीय प्रधानमंत्री जी आए हैं काशी। बड़े दिनों बाद इनको याद आई है काशी का, बिल्कुल बहुत दिनों बाद कैसे? उस समय तो अरे देव दीपावली पर गए थे, बहुत दिनों के बाद कैसे? आप जवाब तो दें। अखिलेश यादव आखिरी बार काशी कब गए? अखिलेश यादव आजमगढ़ कब गए? पूर्वांचल का दौरा कब किया? भाई पूर्वांचल में आकर के आपके नेताजी भी चुनाव लड़ करके जीत करके गए हैं, पूर्वांचल में अखिलेश यादव भी चुनाव लड़ करके जीत करके गए हैं। मैं जवाब तो देने दीजिए सर। मंथली बेसिस पे उनका दौरा होता है, आप लोग कवर तो करिए कम से कम, तब तो आपको मालूम चलेगा। या ये भी हो सकता है कि आपको मालूम है, आप बताना नहीं चाहते हैं। आप क्या संजय चौधरी जी, संजय चौधरी जी कह रहे हैं कि अखिलेश जी ने काशी के रास्ते चुनाव के वास्ते, काशी के रास्ते चुनाव के वास्ते इस तरह की बात कर रहे हैं सर्वेंद्र? नहीं, वो कर रहे हैं और उनको ठीक है। देखिए, काशी हमारे लिए नहीं, सनातन परंपरा को मानने वाले सारे लोगों के लिए काशी बहुत महत्वपूर्ण स्थान है। काशी को सबसे ज्यादा इस दुनिया में सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण स्थान प्राप्त है। कहते हैं कि वो पहला नगर है, भगवान शिव की नगरी है, और माननीय मोदी जी उसका प्रतिनिधित्व करते हैं और वो देश के सबसे बड़े नेता हैं। तो उनके संसदीय क्षेत्र में जो काम हुए हैं, और केवल आज के ही दिन लगभग 1,500 करोड़ के काम उन्होंने किए हैं, तो जितनी बढ़िया से काम किए हैं वो सारे फ्रंट पर हैं। वो अस्पताल में भी हैं, वो स्कूल में भी हैं, वो कन्वेंशन सेंटर्स में भी हैं, वो पार्किंग के लिए भी हैं, वो फ्लाईओवर्स के लिए भी हैं। तो जो डिफरेंट फील्ड हैं सोसाइटी के, उन सारे फील्ड में जो उन्होंने काम किया है, सारे पक्षों को एक साथ लेते हुए समन्वित विकास की अवधारणा को काशी में उन्होंने जामा पहनाया है। तो निश्चित रूप से देखिए, जो भी काम होगा, काम का तो असर होगा ही होगा। काम के असर से इनकार नहीं किया जा सकता। लेकिन चक्कर ये है ना चौधरी जी कि आपके काम का जो भी असर है वो कृष्णकांत पांडे जी मानने को तैयार नहीं है, और असर जो है कृष्णकांत पांडे जी पर पड़ नहीं रहा। यही एक वजह है कि बिल्कुल पानी पी करके कोसते हैं जब भी काशी में अगर प्रधानमंत्री होते हैं। अच्छा पांडे जी, यूपी में कांग्रेस को किससे डर लगता है? प्रधानमंत्री मोदी से, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से, संघ से, कैबिनेट से, काम से, या खुद ही जितनी नाकामी रही है उससे? उत्तर प्रदेश में कांग्रेस को अगर डर लगता है तो यहाँ की जनता से, कि कहीं हम भूले भटके ऐसा न हो कि जनता हमसे नाराज हो जाए। अगर जनता नाराज है तो उसे खुश करना हमारा नैतिक कर्तव्य है। इसलिए हम, जनता हमारे लिए सर्वोपरि है, जनता ही जनार्दन है, जनता ही भगवान है। मेरे कुछ सवाल है भाजपा के साथी से। वाराणसी की बात हो रही है, आज वाराणसी की बात पे प्रधानमंत्री जी देश के सर्वोच्च पद पे है, आज उनका क्षेत्र है, तो उस पर बात हो जानी चाहिए। मैं केवल ये पूछता हूं कि अगर हिंदू धर्म में पूरी दुनिया में काशी में
अंतिम संस्कार का बहुत बड़ा महत्व है। जहां दो ही घाट है, हरिश्चंद्र घाट और मणिकर्णिका घाट, इन दो घाटों में दुनिया से लोग आते हैं, दुनिया से लोग आते हैं, केवल देश की बात में नहीं कर रहा। इस दौरान जब कोरोना महामारी, जब लोग एकदम एक दूसरे से अपनी जान बचा के भागे फिर रहे थे, जब स्थिति इतनी खराब हो रही थी, उस समय बनारस में 16 और घाट बनाए गए राशि जी। 16 और जगहों पे स्मशान घाट बनाए गए। जगह बताऊंगा, सूलटंकेश्वर, अदलपुरा, बेतावर, रमना, बूढ़ादेव, रामेश्वर, करौती, नगवा, डोमरी, सूजाबाद, इस तरह से 16 जगह। प्रधानमंत्री जी के मुंह से एक भी संवेदना के शब्द निकले, यह देश के प्रधानमंत्री संजय जी, अपने आप कहते हैं कि प्रधानमंत्री ने काशी का कायाकल्प कर दिया, लेकिन यहाँ पर बैठे हुए कांग्रेस के प्रवक्ता का ये कहना है कि काशी का कायाकल्प नहीं हुआ, बल्कि वहां पर शमशान बढ़ते चले गए। जवाब, प्रधानमंत्री ने इस पर क्यों कुछ नहीं बोला? देखिए, प्रधानमंत्री ने अपनी बात को शुरू ही यहां से किया कि कोरोना इस शताब्दी की सबसे बड़ी महामारी थी। ये एक ऐसी बीमारी थी जिससे भारत ही नहीं पूरी दुनिया प्रभावित थी। और उसके बाद प्रधानमंत्री जी ने जो विकास के काम थे उसकी बात की। कोरोना की स्थिति में उत्तर प्रदेश की सरकार ने जो बेहतरी का काम किया, बहुत शानदार काम किया, उसकी बात की। आप कहते हैं कोरोना की कोई बात ही नहीं की। निश्चित रूप से बात की, लेकिन विषय को विकास के रास्ते पर नहीं आना चाहिए। जो विकास है उनकी चर्चा नहीं होनी चाहिए। जो डेवलपमेंट है वो मेन स्ट्रीम में नहीं आना चाहिए। केवल निगेटिविटी के बेस पे पॉलिटिक्स होनी चाहिए, निगेटिविटी नहीं। सरवेन जी, आप लोग नेगेटिव पॉलिटिक्स करते हैं, जवाब दें। संजय चौधरी का कहना है कि आप लोग नेगेटिव पॉलिटिक्स करते हैं, आप लोग विकास की पॉलिटिक्स नहीं करते हैं, राजनीति में प्रदेश को आगे बढ़ाने वाली पॉलिटिक्स नहीं करते हैं आप लोग। सर्वेंद्र जी, जवाब दें। करनी क्या इन्होंने, मैं सुन नहीं पाया। इन्होंने कहा कि हम नेगेटिव पॉलिटिक्स करते हैं जी। अच्छा, तो मैं को एक चीज याद दिलाना चाहता हूं। आज बहुत बड़े कन्वेंशन सेंटर का इनॉग्रेशन हुआ है बनारस में। एक उससे भी बड़ा कन्वेंशन सेंटर JPNIC के नाम पे लखनऊ में खड़ा हुआ है, तैयार है, बिल्कुल बहुत बढ़िया फैसिलिटीज हैं। अगर आप दिल्ली के हैबिटेट सेंटर और इंडियन इंटरनेशनल सेंटर घूमे होंगे तो उनसे भी अच्छा एक कन्वेंशन सेंटर है। वो इसीलिए चालू नहीं करा है क्योंकि वो अखिलेश जी का आइडिया था। अखिलेश जी ने उनको उस स्ट्रक्चर को बना के रखा, इसलिए इन्होंने चालू नहीं करा। तो ये नेगेटिव पॉलिटिक्स की बात और मैंने मेरी पूरी बात खत्म कर दीजिए। वेंचुरल पॉलिटिक्स की बात और नेगेटिव पॉलिटिक्स की बात और हमसे ना करें, ये तो आप खुद आईने में देखें, आप लोगों की आदत है। नेगेटिव पॉलिटिक्स आप करते हैं और रिवेंजफुल पॉलिटिक्स जो होती है, अगर अगले ने अच्छा काम करा है तो उस काम को आप खत्म कर देते हैं। अरे भाई, हमारा पैसा नहीं लगा है, ना आपका पैसा लगा है, JPNIC में पब्लिक का मनी लगा है, सरकार ने लगाया है, सरकार ने इसको अच्छी तरह से बना के खड़ा करा है। आपको दिक्कत ये है कि उस समय अखिलेश जी मुख्यमंत्री थे, इसलिए आपने JPNIC को आपने चालू नहीं करा। संजय चौधरी जी, बनारस की बात कर रहे हैं। लखनऊ का एक कन्वेंशन सेंटर है, आप लोगों ने उसका उद्घाटन नहीं किया, आप लोगों ने उसकी शुरुआत नहीं करने दी, लेकिन जिस काशी को पॉलिटिकली इनकैश करना है, आपने वहां जाकर के उद्घाटन करवा दिया, लोकार्पण करवा दिया, शिलान्यास करवा दिया। ये सर्वेंद्र सिंह का कहना है, जवाब दें संजय जी। शिवेंद्र भाई को इसीलिए मैं याद दिलाना चाहता हूं कि आपका कौन सा प्रोजेक्ट था जो आपने अपने शासनकाल में पूरा कर लिया। आप एक एक्सप्रेस वे की बात करते हैं, उस एक्सप्रेस वे पे एक, अरे सुन लो मेरे भाई, सुन लो, आपने सवाल किया ना, आपने सवाल किया, मैंने सुना आपकी बात। भैया सुन तो लो, आप मेरी बात सुन लो। सर्वेंद्र जी, एक काम करें, आप अपना पॉइंटर बना करके रखें, एक बार संजय चौधरी बोल लेंगे, उसके बाद फिर आपको जो भी जवाब देना है आप जवाब दे लीजिएगा। संजय जी बोलें। का कोई भी प्रोजेक्ट आपके शासनकाल में पूरा हुआ ही नहीं। आपने एक्सप्रेस वे बनाया था, उस पर एक ब्यूरोक्रेट जब चला तो 6 महीना बेड पे रहा और उसके बाद 2 साल तक अपनी फिजियोथेरेपी कराता रहा। उसको पूरा किया योगी आदित्यनाथ ने। आपने मुख्यमंत्री के बैठने के लिए 500 करोड़ से एक दफ्तर बनवाया था, आपने पूरा किया? नहीं किया। किसने पूरा किया? योगी आदित्यनाथ ने पूरा किया। ये जो बड़े प्रोजेक्ट आप छोड़ के गए थे, आपने शुरुआत की कैंसर हॉस्पिटल की, उसको पूरा किसने किया? योगी आदित्यनाथ ने पूरा किया। आप बात करते हो ना, जेपी सेंटर तो इसीलिए बना के रखा है कि सामने से निकलेगी तो आपको याद आएगा कि आपके विकास के कामों को पूरा जिसने किया है उसका नाम है माननीय योगी आदित्यनाथ, मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश। सारी योजनाओं को पूरा किया है और वो आपके दिखाने के लिए बना है।
आपने तो अब उसके ऊपर पांडे जी को भी बीच में हेलीकॉप्टर लेकर के आना बहुत जरूरी है। पांडे जी को भी बीच में लेकर के आना बहुत जरूरी है, क्योंकि प्रियंका गांधी को अब प्रोजेक्ट किया जा रहा है कि अगर मुकाबला करना है प्रधानमंत्री के चेहरे से, अगर मुकाबला करना है सीएम योगी आदित्यनाथ के चेहरे से, तो फिर प्रियंका गांधी को आगे किया जाएगा। और प्रियंका गांधी के प्रोजेक्शन की शुरुआत अब होने जा रही है। वो अलग बात है कि 1.5 साल के बाद यूपी की सरजमीं पर पहुंची है। पांडे जी, क्या प्रधानमंत्री का कद वाकई में ऐसा है, मेरी बात सुनिए, क्या प्रियंका गांधी का कद वाकई ऐसा है कि मोदी और योगी का सामना कर पाए? पहला सवाल। और प्रियंका गांधी के प्रोजेक्शन का क्या मतलब है? क्या यूपी में ये राहुल गांधी का रिजेक्शन है और आप लोगों ने भी मान लिया है? अच्छा, मेरी बात में देखिए, संजय चौधरी जी को बड़ा आनंद आता है। उत्तर प्रदेश में अगर आज मोदी जी आए, राधा मोहन सिंह जी आ रहे हैं, उनके और संगठन के लोग आ रहे हैं, तो फिर मैं क्या मानूं कि योगी का फेल्योर है? इसका जवाब राशिद जी मैं आपसे पूछ रहा हूँ। योगी का फेल्योर है कि बनारस में उद्घाटन कर रहे हैं, आना पड़ गया? आपने शुरुआत में क्या बोला पांडे जी? शुरुआत में क्या बोला कि अगर यूपी में प्रियंका गांधी आ रही है तो इसका क्या मतलब है? एक बार फिर से रिपीट कीजिए अपनी बात। जैसे आपने मुझसे ये सवाल किया कि प्रियंका जी उत्तर प्रदेश में आ रही है, तो क्या राहुल जी का फेल्योर है? ये सवाल आपने मुझसे किया। इसके जवाब में मैंने पूछा कि क्या मोदी जी का उत्तर प्रदेश में आने का सेंस है कि यह जो है योगी जी का फेल्योर है, या तमाम संगठन के पदाधिकारी भारतीय जनता पार्टी प्रोटोकॉल के तौर पर यूपी के सीएम भी गए ही हुए थे, निरीक्षण करने भी यूपी के सीएम गए थे, प्रधानमंत्री ने 6 बार नाम लिया है। क्या प्रियंका गांधी राहुल गांधी का नाम लेती हैं यूपी आकर के? नहीं लेती। क्या कहीं पर राहुल गांधी के पोस्टर बड़े बैनर के तौर पे नजर आते हैं? नहीं नजर आते। क्या राहुल गांधी का कद इस तरीके से अब प्रोजेक्ट किया जाता है कि प्रधानमंत्री के खिलाफ और यूपी के सीएम के खिलाफ अगर कांग्रेस का कोई चेहरा होगा लड़ने के लिए तो होगा? नहीं किया जाता। जैसे ही यूपी के लड़के फेल हुए, वैसे ही प्रियंका गांधी को अब आगे बढ़ाने की कोशिश की गई। अगर आचमन के लिए आती हैं प्रियंका गांधी आती हैं, त्रिपुंडधारी बनती हैं तो प्रियंका गांधी आती हैं, मंदिर जाती हैं तो प्रियंका गांधी आती हैं, सजदा करने के लिए जाती हैं तो प्रियंका गांधी आती है। दैट मीन्स राहुल गांधी हैज बीन रिजेक्टेड फ्रॉम यूपी, और ये चीज कांग्रेस आला कमान भी मान चुका है। आप लोग भारतीय जनता पार्टी के एजेंट न बनिए। जासूसी की है क्या आपने? क्या मेरे पीछे कैमरा लगा करके छोड़ा है क्या कि मैं बीजेपी का एजेंट हूं? अरे आप भारतीय जनता पार्टी के एजेंट ना हो? मेरे पीछे कोई कैमरा छोड़ दिया है क्या? आज सवाल पांडे जी, आप उससे सवाल कर रहे हैं कि प्रियंका गांधी आती है तो राहुल गांधी का नाम नहीं लेती। आप प्रियंका गांधी और राहुल गांधी के बीच में इस तरह की बात कर रहे हैं कि राहुल गांधी का फोटो नहीं लगता है। आज उत्तर प्रदेश की प्रभारी प्रियंका गांधी जी है, तो वो राहुल गांधी जी और प्रियंका गांधी जी वो राष्ट्रीय अध्यक्ष हमारे रहे हैं। प्रियंका गांधी जी उत्तर प्रदेश की प्रभारी है, तो प्रियंका गांधी जी ही तो बार बार आएंगी। और राहुल गांधी जी कब नहीं आए? 1.5 साल से कौन सा ऐसा राजनेता था कोरोना काल में? सिर्फ मैंने 1.5 साल में एक राजनेता को देखा जो कोविड में जाता है तो कहता है कि पालन करिए इसके कोविड नियमों का। हार भले ही गए लेकिन अमेठी तो जाना चाहिए था ना राहुल को। हार भले ही गए लेकिन अमेठी जाना चाहिए था। स्मृति ईरानी जब हार गई थी ना तब भी जाती थी। नहीं तो इसके बाद कहा प्रियंका गांधी नहीं आई? उत्तर प्रदेश में जिस तरह से हमने साधन मुहैया कराया, जिस तरह से हमने कम्युनिटी किचन के माध्यम से बस तक, ट्रेन तक, घरों तक लोगों को भोजन कराया, अभी भी उत्तर प्रदेश के घर घर में हमारा कोरोना किट की दवा बट रही है। हम सरकार में राशिद जी नहीं है। और उत्तर प्रदेश के कोरोना काल में हमारे प्रदेश अध्यक्ष श्री अजय कुमार लल्लू जी को गिरफ्तार किया गया। वह बीजेपी के बैठ के प्रवक्ता बता रहे हैं कि किस तरह से नेता अन्य दलों के नहीं निकले। सरवेंद्र जी, आपको लगता नहीं कि एक टोटली मेकओवर की जरूरत है? क्योंकि जो एक्टिव नजर अगर कोई आता है ना, संजय चौधरी जी आता हूं आपके पास, यूपी में अगर कोई एक्टिव नजर आता है ना तो फिर भारतीय जनता पार्टी एक्टिव नजर आ रही है, ओवैसी एक्टिव नजर आ रहा है, ओपी राजभर एक्टिव नजर आ रहा है। मैं ये नहीं कह रहा कि अखिलेश एक्टिव नहीं है। हो सकता है कि पर्दे के पीछे से कोई बड़ी रणनीति बना रहे हो सकता है आम आदमी पार्टी के साथ में रणनीति बना रहे हो सकता है कि छोटे दलों के साथ में रणनीति बना रहे हो, लेकिन आपको लगता नहीं कि एक पूरे मेकओवर की जरूरत है? जिस तरीके का मैनेजमेंट अब भारतीय जनता पार्टी की तरफ से हो गया है, संघ भी जमीन पर रह करके काम कर रहा है। संघ ने भी अब यह कह दिया है चित्रकूट के मंथन में कि बीजेपी को और भी ज्यादा मजबूत किया जाएगा। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ का चेहरा दिल्ली में भी बुला करके और चित्रकूट से भी संदेश देकर के मजबूत किया गया है। आपको लगता नहीं कि अब इमेज मेकओवर के लिए खासतौर से काशी में, गोरखपुर में, पश्चिमी उत्तर प्रदेश में, जाटलैंड में, अवध वाले रीजन में, बुंदेलखंड में, हर जगह अखिलेश को एक तरीके से पूरे मेकओवर की जरूरत है? अगर है तो जमीन पर अभी से काम क्यों नहीं हो रहा है?
दीजिएगा, आपके प्रश्न का मैं जवाब दूं उसके पहले जो हमारे भाजपा के मित्र उनका मैं जवाब दे दूं। इन्होंने कहा कि हमारे कुछ प्रोजेक्ट खत्म नहीं हुए थे। इनकी नॉलेज बड़ी हाफ बेक नॉलेज मुझे लगती है। चलिए मान लीजिए मैं मान लूं कि कुछ प्रोजेक्ट थे जैसे गोमती रिवर फ्रंट, अगर इनके नॉलेज में अगर खत्म नहीं हुए, JPNIC इनके नॉलेज में खत्म नहीं हुआ, तो इनको खत्म कर लेने चाहिए थे। इन्होंने क्यों नहीं खत्म करा? ये तो पब्लिक की चीजें खत्म कर देते। और जो अच्छे प्रोग्राम थे, जो 1090 विमेन हेल्पलाइन बहुत बढ़िया प्रोग्राम था। डायल 100 जो है एक पॉलिसी, जो डायल 100 अमेरिकन 911 इमरजेंसी सिस्टम के हिसाब से, अब इनको मालूम ही नहीं होगा 911 इमरजेंसी क्या था, क्या है अमेरिका का, इनको मालूम नहीं होगा, आई एम श्योर ऑफ इट। उस बेसिस पे डायल 100 यहाँ उत्तर प्रदेश में लाया गया था और बहुत सक्सेसफुल था। अगर आप रूरल एरिया में देखें तो 10-12 मिनट में आपको एक डायल 100 की जीप आपके पास आ जाती थी अगर आप इमरजेंसी में फोन करें। अगर आप अर्बन एरिया में हो तो आप 4 या 5 मिनट में कोई भी इमरजेंसी रिस्पॉन्स आपके पास आ जाता था। उसको इन्होंने लगभग ठंडे बस्ते में डाल दिया। थोड़ा सा उसमें बजट, अगर इफ आई एम नॉट मिस्टेकन, मेरे ख्याल से उसमें बजट भी नहीं है, उसमें सिर्फ इन्होंने नाम बदल दिया, डायल 100 से 112 कर दिया, क्योंकि वो क्रेडिट अखिलेश जी को जा रहा था। लोगों को वो चीज पसंद थी तो क्रेडिट अखिलेश जी को जा रहा था, तो इन्होंने सोचा कि चलो ठीक है अब हम इसका नाम बदल देते हैं, तो डायल 112 हो गया। वो आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे में जो नया एक्सप्रेसवे बना है वो लगभग हर 15, मुझे याद है कई बार मैं उस पर चला हूं, अभी भी चलता हूं, उसमें हर 15 किलोमीटर में आइदर साइड ऑफ द रोड में एक डायल 100 की गाड़ी आपके लिए जरूर खड़ी रहती थी। आज की तारीख में आप 100 किलोमीटर दूरी आप कर लीजिए और आपको एक भी गाड़ी डायल 112 की आपको नहीं वहां नहीं दिखेगी। तो ये वेंचुरल पॉलिटिक्स, ये खुद ही कह रहे हैं कि मान लीजिए हमारा कोई प्रोजेक्ट खत्म नहीं हुआ तो इनको करना संजय चाहिए। चौधरी जी, आप लोग बदले की राजनीति करते हैं। अखिलेश यादव ने काम किया लेकिन आपने उन्हें बेकाम कर दिया। अखिलेश यादव के काम को आप लोगों ने हाशिए पर डालने की कोशिश की। अखिलेश यादव ने दिया डायल 100, आपने कर दिया 112। अखिलेश यादव ने दिया 1090, आप लोगों ने उसे भी बिल्कुल हाशिए पर डाल दिया। अखिलेश यादव अगर कोई कन्वेंशन सेंटर देने वाले थे, आप लोगों ने उसका लोकार्पण नहीं किया। ये कहना है सर्वेंद्र जी का। इसका मतलब यह है कि आप लोग रिवेंजफुल पॉलिटिक्स करते हैं। क्या बदले की भावना है दिल में? नहीं, अगर हम रिवेंजफुल करते तो इनके बिना पूरे हुए कामों को हम कैसे पूरा करते भाई। हमने तो 45 साल से रुकी हुई बाण सागर परियोजना का को भी पूरा किया है, जो 45 साल से रुका हुआ था। हमने इन सारे कामों को पूरा करने के लिए पूरा प्रयास किया है। देखिए, कोई प्रोजेक्ट इतने जल्दी नहीं पूरे होते, लेकिन आप क्रेडिट लेने के लिए तब भी आ जाएंगे जब आपका प्रोजेक्ट पूरा नहीं होगा। आपका काम नहीं बोल रहा था, आपका पोल खोल रहा था। आप गोमती की सफाई कर रहे थे, आपने केवल आधा किलोमीटर साफ करके रंग पोंछ के तैयार कर दिया। पूरी गोमती का क्या हाल है, इसका कौन जवाब देगा? वो आप काम शुरू कर दें और पूरा कराएं योगी जी। आप काम के रिबन काट दें, उसको कराएं नरेंद्र मोदी जी। तो मेरे भाई, ये जो काम का क्रेडिट ले रहे हो ना, तो उसका डिस्क्रेडिट भी आपको लेना पड़ेगा। आपने गोमती को बनाने में जितना पैसा खर्च किया है उसमें लोग पकड़े जा रहे हैं और भागे भागे फिर रहे हैं। इसीलिए मैं कहता हूं कि देखिए, आगे की सोचिए, विकास आगे ले जाएगा। टीवी स्क्रीन पर दिन की तस्वीरें, संजय जी मेरा सवाल सुन लें। टीवी स्क्रीन पर दिन की तस्वीरें हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जब रुद्राक्ष का पौधा लगाया, ये बताएं, जब पौधा फल फूल करके बड़ा हो जाएगा, रुद्राक्ष इसके जरिए मिलेगा, किस किस को बांटेंगे आप लोग? संजय जी, खुद ही मिल जाए, बहुत बढ़िया। संजय चौधरी जी, आवाज आ रही है क्या? संजय जी आ रही है, लेकिन बड़ी अनक्लियर आ रही है। चलिए ठीक है, मैं दोबारा आपके पास आता हूं। मुशीर चौधरी को लेकर के आना जरूरी है। मुशीर चौधरी जी, यूपी में असदुद्दीन ओवैसी किसका काम बनाने आए हैं, किसका काम बिगाड़ने आए हैं? क्योंकि आप लोगों को बीजेपी का बी एजेंट भी कहा जाता है, इसीलिए मैं ये पूछ रहा हूं कि अपना काम बनाने आए हैं या दूसरे का बिगाड़ने आए हैं, जैसा बिहार में किया या बंगाल में करने की कोशिश की थी। जितने भी गेस्ट हैं टीवी स्क्रीन पर उतारा जाए तुरंत। बिल्कुल गलत है ये चीज। असदुद्दीन ओवैसी साहब उत्तर प्रदेश के अंदर सिर्फ इसलिए आए हैं कि जो दबे कुचले कमजोर लोग और खासकर मुसलमान जो एक तबका है, दलित है, इन लोगों के खिलाफ आज इनकी इतनी बोसीदा हालत है उत्तर प्रदेश के अंदर कि कोई सुनने को तैयार नहीं है साहब। और अखिलेश यादव जी सिर्फ ट्वीट की राजनीति करते हैं। बीजेपी का अभी कोई सर्वेंद्र जी, प्रदेश के अंदर कोई यहाँ पर बैठे हुए AIMIM के नेता का ये कहना है कि अखिलेश सिर्फ ट्वीट की राजनीति करते हैं। जवाब दें, जितने भी गेस्ट हैं तुरंत ही टीम PCR उतारा जाए उन्हें स्क्रीन पर। जितने भी गेस्ट हैं, जितने भी 3 गेस्ट हैं, टीवी स्क्रीन पर उन्हें उतार करके रखिए। सर्वेंद्र जी जवाब दें।
क्या बोल रहे हैं सर्वेंद्र जी? बताइए क्या आपका सवाल? अखिलेश यादव सिर्फ और सिर्फ ट्वीट करने वाले नेता हैं, जवाब दें। क्या जवाब दूं मैं इसका, बताइए आप। हर दूसरे तीसरे दिन वो किसी जिले का दौरा कर रहे हैं, पूरे जिले में घूम गए थे। ये साल में 1-1.5 महीने को तो उनको खुद ही कोरोना था, वो बेडरिडन थे। लगभग 5 महीने में पूरे स्टेट में घूमे, और आप कहने के फिर ट्वीट की राज नहीं करते हैं। मेरे ख्याल से आप सिर्फ ट्वीट देखते हैं या देखना चाहते हैं, आप बाकी नहीं कवर करना चाहते। तो ये तो खैर मैं मतलब आप लोगों से मैं एक्सपेक्ट कर सकता हूँ, हम लोग के जो ऑपोजिशन है उनसे मैं आप लोग का खेल बनाएगी या बिगाड़ेगी? आप कभी इश्यूज की बात नहीं करोगे, आप हरदम ऑफ टॉपिक बात करोगे। जो अनइम्पोर्टेंट चीज है उसके बारे में आप लोग हरदम बात करोगे। ये आप नहीं कहोगे कि 2017 तक जो काम हुआ वो अच्छा हुआ। ये आप नहीं मानोगे कि अस्पताल जो बने, जो कोविड में काम आए, चौधरी भी कुछ कह रहे हैं, उनका ऑडियो नीचे ना किया जाए। ऑडियो जितने भी गेस्ट हैं सभी का आप रहेगा, ऑडियो किसी का भी नीचे नहीं होगा। मुशीर चौधरी का भी ऑडियो आप करें। उत्तर प्रदेश के अंदर हम दबे कुचले और मजलूम की आवाज बनकर आना है, और हम हैदराबाद में तो बन लीजिए आवाज भैया, फिर यहाँ बनिए। आप हैदराबाद में पहले आवाज बन लीजिए अच्छी। हम हर पार्टी मुश्किल से तो 1-2 सीट आपको मिलती है वहाँ, अब आप यहाँ आ गए, कोई बात नहीं, आपका स्वागत है। करने को तैयार है, हम साथ होने को तैयार हैं, लेकिन अब इसकी जिम्मेदारी अखिलेश यादव से भी, हमारे प्रदेश अध्यक्ष हमारे आसिम वकार साहब प्रवक्ता ने भी कहा, और हमारा खुला न्योता है कि हम आपके साथ उत्तर प्रदेश के अंदर चुनाव लड़ना चाहते हैं। भाईदारी संकल्प मोर्चा जो 100 सीटों को कह रहा है, अगर बैठकर बात करेंगे तो हम हर उस सर्वेंद्र जी, ये तो यहाँ पर एक नई बात हो गई, यहाँ तो पॉलिटिकल इक्वेशन की बात होने लगी। हम तो काशी में मोदी की बात कर रहे थे, लेकिन यहाँ तो पॉलिटिकल इक्वेशन की बात होने लगी। देखिए ना, ओवैसी का ऑफर आपको आया है, ऑफर का क्या करेंगे आप? किन्हें साथ में लेंगे? अलायंस पार्टनर कोई तो होगा ना, इन्हें ले लीजिए। अलायंस की बात, मैं ऑफर और अलायंस की बात ना मैं करना चाहूंगा, ना इनका रोल है वो। बिहार में आप वोट कटवाते हैं, बिहार में आपने महज वोट काटे हैं। मुशीर चौधरी जी, बिहार में आपने महज वोट काटे हैं, इस चीज को समझिए आप। आप देखिए 5 सीटें हम जीते। सर्वेंद्र जी को बोलने दें, अब आप रुक जाए मुशीर चौधरी, सर्वेंद्र बोलेंगे। सर्वेंद्र जी बोलें, अखिलेश यादव को AIMIM का ऑफर कबूल है? देखिए ऐसा है, मैं पार्टी का स्पोक्स पर्सन हूँ, मैं इस चीज पे क्या कमेंट करूंगा बताइए। ना ये बोलने की हैसियत रखते हैं, या ना इन्होंने कह दिया, चलिए कोई बात नहीं, इन्होंने कह दिया, लेकिन ये डिसीजन मेरा नहीं है। और बात ये नहीं है, बात इश्यूज की है। इलेक्शन इश्यूज पे लड़ा जाएगा, किसके साथ लड़ा जाएगा, किसके साथ नहीं लड़ा जाएगा, वो बात अलग है। मैं इस डिबेट पे, आई एम सॉरी, मैं इस डिबेट पे नहीं पुल इन होने वाला हूँ कि किसके साथ अलायंस होगा। आप हैसियत की बात कर रहे हैं, आप अपनी हैसियत पे कीजिए। हैसियत की क्या बात कर रहे हैं आप? बिल्कुल सही बात है। आप होते कौन है अलायंस ऑफर करने वाले भाई? आप कौन होते? आप तो प्रवक्ता हैं, आप प्रवक्ता हैं, आप कंसर्न पार्टी से बात करिए, अब हमसे क्या बात करेंगे? यहाँ टॉपिक ऑफ डिबेट कुछ और है, आप पता नहीं क्या अलायंस की बात कर रहे हैं मेरे से। मैं क्या जवाब दूं आपको इसमें? कहीं कोई वजूद नहीं है, सिर्फ हमारा नहीं है वजूद। ट्वीट की राजनीति करते हैं। अब तो फिर आप हमारे से अलायंस क्यों करना चाहते हैं? बढ़ाने से काम चलेगा। अगर आप कहते हैं कि वजूद नहीं है, तो आप अलायंस क्यों करना चाहते हैं हम लोगों के साथ? आपने जिस तरीके से भी 3 गेस्ट को रखा हुआ था, प्लीज तीनों गेस्ट को ही ऑन एयर रखें। हाँ, पार्टी को हराएगी, हम उसके खिलाफ है, हम हर सेकुलर पार्टी। अरे भैया, पार्टी के साथ जाना चाहते हैं। आप एक तरफ कह रहे हैं कि आप अलायंस करना चाहते हैं, दूसरी तरफ कह रहे हैं हम हमारे में हमारा। सर्वेंद्र जी, मुशीर चौधरी जी, संजय चौधरी जी, बहुत बहुत शुक्रिया मेरे डिबेट में अपना बेशकीमती समय देने के लिए। लेकिन हम क्यों ये कहते हैं कि सवाल बनता है, अगर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के काशी दौरे से विपक्ष जाए डर, तो सवाल तो बनता है। अगर प्रधानमंत्री के दौरे के बाद विपक्ष को ये लगने लगे कि ये सिर्फ इवेंट मैनेजमेंट है, तो सवाल तो बनता है। और अगर विपक्ष ये कहने लगे कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दौरे के दौरान जितने भी प्रोजेक्ट का लोकार्पण या शिलान्यास किया गया है, ये सिर्फ और सिर्फ इवेंट मैनेजमेंट है, तो सवाल तो बनता है। क्योंकि काशी को 7 साल में 25 बार से ज्यादा अगर सांसद के तौर पर, प्रधानमंत्री के तौर पर आगमन रहा प्रधानमंत्री का, तो फिर सवाल उठाना जायज नहीं है, पहली बात। और दूसरी बात ये, अगर 7 सालों में 9,000 करोड़ से भी ज्यादा का काम काशी को मिला है, तो फिर वाकई में ये तारीफ के काबिल है। ये समाजवादी पार्टी, बहुजन समाज पार्टी, SBSP, AIMIM और कांग्रेस सभी को समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की वजह से बम बम है काशी। एक ब्रेक, कहीं मत जाइएगा। नमस्ते।